हेलो गाइस, हम लोग डिटरमिनेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये 12th का टॉपिक है। हम लोग पीछे 2 लेक्चर डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। आज हम लोग तीसरा लेक्चर डिटरमिनेंट का डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छा से समझना। हम लोग पीछे के 2 लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस किए थे। उसमें 12th का सिलेबस फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी, बेसिक कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट का आया था, डेफिनेशन आया था, माइनर, कोफैक्टर कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट में साइन का पोजीशन अकॉर्डिंग साइन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे, कुछ नोट्स देखे थे। डेल सी इक्वल टू डेल की पावर n-1 एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था, वो देखे थे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं डिटरमिनेंट के अंदर, यानी फैक्टोरियल n होते हैं n ऑर्डर के डिटरमिनेंट में, वो देखे थे। 3 ऑर्डर में फैक्टोरियल 3 होता है यानी 6, 4 ऑर्डर में फैक्टोरियल 4 होगा यानी 24। सेकेंड लेक्चर में भी हम लोग काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किए थे। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं वो देखे थे डिटेल में। यानी किसी भी एक रो का एलिमेंट और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू देता है। किसी भी एक रो का पूरा एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात देखे थे, किसी रो का एलिमेंट लेंगे और दूसरे रो को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग वीडियो लेक्चर में देखे होंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट किए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन अक्सर आता है। प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं डिटरमिनेंट का, जैसा कि आप लोग फील किए होंगे, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो मान लो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो A11 इंटू C11 लेते हैं, A12 C12, A13 C13 लेते हैं। सोचो अगर डिटरमिनेंट इजी कब होगा, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना इजी कब होगा, अगर एक रो में जीरो का संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे मान लो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो तो सबसे इजी तब होगा जब एक रो में 2 जीरो दिखे या एक कॉलम में। तो उसके अलावा अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो एक ही टर्म लिखना पड़ेगा, बाकी 2 टर्म जीरो हो जाएगा, है ना बेटा। तो हम लोग का टारगेट यही होता है प्रॉपर्टी में पढ़ना कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जितना ज़्यादा हो सके जीरो लाना। सिर्फ 3 ऑर्डर का है तो कम से कम 2 जीरो लाना, ठीक है। तीनों जीरो हो जाएगा तो वैल्यू ही 0 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है प्रॉपर्टी वो सब भी देखेंगे हम लोग। तो पीछे के लेक्चर में 2 प्रॉपर्टी हम कर चुके थे। पहला प्रॉपर्टी ये था कि डिटरमिनेंट का अगर रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाए, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखे थे, अगर हम किसी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम को, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड अनचेंज रहेगा। मान लो किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू 50 आ रहा है, ठीक है। अगर हम उसके किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर दिए और तब वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू -50 आएगा, ठीक है। ये बात डिस्कस किए थे, कुछ एग्जांपल्स भी हम कराए ही थे ऑलरेडी, आप लोग रिवाइज कर लेना सही से। और आज हम लोग उसके आगे थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझना सही से। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी 2 rows or columns of the determinant are identical, then value of the determinant is 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी कोई भी 2 रो अगर डिटरमिनेंट का सेम हो जाए या 2 कॉलम तो उसका वैल्यू 0 होता है। यहाँ सेम की जगह आइडेंटिकल वर्ड हम यूज किए हैं, तो आइडेंटिकल और इक्वल में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल हो जाए तो आइडेंटिकल कहलाता है, ठीक है। और इक्वल तो पूरा इक्वल होता है, यानी कोई चीज़ मल्टीप्लाई किसी रो में कर दें और वो अगर दूसरे रो के इक्वल हो जाए तब भी वैल्यू क्या होगा, 0। तो आइडेंटिकल लिखने का मतलब जनरल केस हो गया, ठीक है। इक्वल भी लिखा रहता है बुक सब में, तो इक्वल मतलब एग्जैक्टली इक्वल होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे डेल इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब हम ऐसा करते हैं, KA1 KB1 और KC1। अब इसका वैल्यू हम बिना एक्सपेंड किए ही बता सकते हैं 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका थर्ड रो जो है
वो k इंटू R1 के बराबर है, यानी फर्स्ट रो में k मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो थर्ड रो के इक्वल हो जाएगा, तब फर्स्ट और थर्ड रो क्या हो जाएगा, इक्वल। अभी क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं नंबर में हम। ठीक है, आप लोग समझना। जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट है 2 3 5 7 -1 6 6 9 15। अब इसका वैल्यू हम बिना निकाले बता सकते हैं, 0 होगा। ठीक है, ये फ़ायदा हुआ प्रॉपर्टी पढ़ने से। कैसे, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये थर्ड रो के इक्वल हो जाएगा, तो एक्सपेंड करोगे तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, एक्सपेंड करके भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो डेल इजकल टू दिया हुआ क्या है, 2 3 5 7 -1 6 6 9 15। ठीक है बेटा, तो आप देखो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू एक्सपेंड करने का तरीका तो उसको लगाते हैं, 2 इंटू ये और ये ख़त्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -15 -54। ठीक है बेटा, -3 इंटू ये और ये ख़त्म, कितना, 15 इंटू 7 105 और -36। ठीक है, +5 इंटू ये और ये ख़त्म, कितना हो गया, 63 -+6। और इसको पूरा कैलकुलेट करो। देखो इतना मेहनत लग रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी याद था तो हम लोग डायरेक्ट बता दिए, तो इसलिए प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम लोग एक्सपेंड करने से बचेंगे। ठीक है, अभी तो नंबर था तो फिर भी हम एक्सपेंड करने के बारे में सोच पा रहे हैं। सोचो ऐसा डिटर्मिनेंट होता, ये सारा टर्म जो दिख रहा है नंबर, इसके जगह एक बड़ा बड़ा टर्म रहता, एक्सप्रेशन रहता। ठीक है, तो सोचो कितना बड़ा उसका एक्सपेंड करने के बाद कितना बड़ा रिजल्ट होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, फिर फैक्टराइज करना और भी मुश्किल होता है। तो प्रॉपर्टी लगा लगा के ही हम लोग सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम प्रॉपर्टी ही यूज करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं कितना आ रहा है बेटा, 2 इंटू ये हो गया आपका 55 और 15 अगर रहेगा तो 70 यानी 69। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको देखते हैं, -3 इंटू कितना दे रहा है, ये 5 -6 15 -6 हो गया आपका 9 और 9 - 3 6 69। ठीक है, +69 और +5 इंटू कितना, और सब 69 ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा संजोग है, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये कितना आ रहा है, -138। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, -7 और 20 207। ठीक है, ठीक है, और प्लस ये देखो 5 34 345। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करो, ये 5 और ये 3 + 0 3 यानी 4 और ये 3। ठीक है, माइनस में ये है और ये प्लस में, वैल्यू क्या हो गया, 0। और ये हमें पहले से ही पता था कि 0 होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बाकी और भी प्रॉपर्टी आएगा आगे, आप लोग देखना सही से। ठीक है, 4th नंबर 4th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, क्या कहता है, if b multiply any number or expression by any row or column then determinant multiplied by that number or expression।
प्रॉपर्टी ये कह रहा है इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर और एक्सप्रेशन, ठीक है, बाय एनी रो और कॉलम, देन डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर और एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब किसी रो में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी एक्सप्रेशन से, तो डिटर्मिनेंट उतना से मल्टीप्लाइड हो जाता है, मतलब उतना ज़्यादा हो जाता है। मान लो इसका अभी किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 10 आ रहा है, ठीक है, 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद 10 आ रहा है। अगर हम उसके फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तब एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू उसका 30 आ जाएगा, समझ रहे हो। अगर हम मान लो सेकेंड कॉलम में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और मेन डिटर्मिनेंट का वैल्यू 10 था, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 × 5 यानी 50। तो प्रॉपर्टी यही कर रहा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या एक्सप्रेशन भी, जैसे यहाँ पे के मल्टीप्लाई की थे ना, या कोई एक्सप्रेशन भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट उतना से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी है। इसका एग्जांपल हम समझाते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो जैसे डेल इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 है, ठीक है। और इसको हम लोग कर लेते हैं del1 और एक कर लेते हैं del2 इज इक्वल टू KA1 KB1 KC1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तब इसका वैल्यू हम ये कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि यहाँ से K कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लोगे तो क्या बचेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2। एक ही रो से कॉमन आता है, अगर एक और में रहेगा तो वहाँ से भी कॉमन जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल और करवाते हैं A3 B3 C3। तो क्या लिख सकते हो इसको K × del1। अभी मैंने बताया था कि del1 एक डिटर्मिनेंट है, इसका जो भी कोई वैल्यू रहा होगा हम इसी डिटर्मिनेंट में क्या किए हैं, फर्स्ट रो में K से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो डिटर्मिनेंट भी K से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और वही हुआ है, देखो K × del1 हो गया। तो अब आप इसको शॉर्टकट में ऐसे समझो, किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम से हम सेम नंबर को या सेम एक्सप्रेशन को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ कॉमन ही तो लिए हैं, देखो K कॉमन लिए है, ठीक है। तो ज़्यादा काम इसका पड़ता है, जो प्रॉपर्टी लिखे थे मल्टीप्लाइड तो ठीक है, लेकिन मेन काम किसका पड़ता है, कॉमन लेने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट रो में K है सेम, तो कॉमन ले लिया। अगर सेकेंड रो में भी कोई चीज़ सेम रहता तो कॉमन ले सकते थे हम, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, देखो बेटा। हाँ, जैसे एग्जांपल del इक्वल टू A1 B1 C1 KA1 KA2 KB2 KC2 लैम्डा A3 लैम्डा B3 लैम्डा C3। तो हम चाहें तो यहाँ से K और लैम्डा कॉमन ले सकते हैं। K आ गया सेकेंड रो से कॉमन और लैम्डा आ गया थर्ड रो से कॉमन, ठीक है। तो बस क्या जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसी तरह रिजल्ट, ठीक है। अब कुछ नंबर में एग्जांपल बता रहे हैं आप लोग, ठीक है, समझना से। इसका देखो मेन काम क्या पड़ता है, जैसे कि एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मान लो 8 12 20 है, 6 9 15 है, 1 -2 0 है, ये डिटर्मिनेंट, इसको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये भी बड़ा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर हम इसमें फर्स्ट रो में से 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, सेकेंड रो में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बच जाएगा 2 3 5। सेकेंड रो में क्या बच जाएगा 2 3, फर्स्ट रो में 4 ले लिए, सेकेंड रो में हम 3 लेते हैं, तो 2 3 और 5। चलो एक और प्रॉपर्टी इसमें अटैच कर देते हैं। हम लोग पीछे का प्रॉपर्टी पढ़े थे कि 2 रो आइडेंटिकल यानी सेम हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बिना निकाले 0 बता सकते हैं। अगर ऐसा सेम नहीं आता यहाँ पर तब ये 0 नहीं होता, ठीक है। देने का पर्पस ये नहीं था। एक और एग्जांपल करवा देते हैं, देखो
ये भी एक अच्छा हो गया एग्जांपल कि हम लोग पिछला प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लिए, इसका भी यूज़ कर लिए। फर्स्ट रो में हम 4 कॉमन ले लिए, सेकेंड रो में 3 कॉमन ले लिए, तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड रो सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो वैल्यू क्या होता है 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है बेटा 10 5 20 6 4 और 8 -1 1 2 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो से 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड रो से क्या कॉमन लोगे 2, और थर्ड से तो कुछ कॉमन होगा नहीं, ऐसा कॉलम में भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या बच जाएगा बेटा 2 1 4, इसमें क्या बच जाएगा 3 2 4। ठीक है, और इसमें तो कुछ किए नहीं है, -1 1 2 कितना हो गया 10 इंटू, अब इसको एक्सपेंड करो 2 इंटू क्या दिया 4 -4 0, -1 इंटू ये और ये खत्म, कितना 6 + 4 +4 इंटू ये और ये खत्म, तो कितना हो गया 3 + 2। ठीक है बेटा, थोड़ा और कैलकुलेट कर लो, 10 इंटू कितना हो गया, तो 0 ही हो गया, ये कितना हो गया -10, ये कितना हो गया 6 इंटू 4 24, यानी कितना आ गया +14 इंटू 10 140, इसका आंसर हो गया 140। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉमन ले ली तो नंबर छोटा छोटा आ गया, तो कैलकुलेशन करना आसान हुआ हम लोगों को। हालांकि ये तो फिर भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं मेनली एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन के लिए, प्रूविंग वाला क्वेश्चन आता है, वहाँ पे ABCD दिखेगा आपको। ठीक है, तो ABCD और कुछ एक्सप्रेशन दिखेगा, तो वहाँ पे आप एक्सपेंड तो कर ही नहीं सकते, एक्सपेंड करोगे तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन आ जाएगा और फिर फैक्टर में आंसर देता है उसका प्रूफ करने वाला में। ठीक है, तो फिर आ नहीं पाएगा। तो प्रॉपर्टी का यूज मेन वो सब क्वेश्चन होगा और हम लोग देखेंगे अच्छे से कैसे करते हैं। अभी हम लोग बस प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं सही से, क्या क्या प्रॉपर्टी कर रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बेटा आगे बढ़ते हैं और 5 प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 4th प्रॉपर्टी देखे थे और ये 5th प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझना सही से। इफ़ any row or column, ठीक है, if any row or column is written as sum of 2 terms, then determinant is also written as sum of 2 determinants। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझना सही से। यानी कोई रो या कोई कॉलम अगर 2 टर्म के सम में लिखा रहता है तो वहाँ से डिटर्मिनेंट को भी हम लोग 2 डिटर्मिनेंट पे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं सही से क्या कर रहे हैं। देखो डेल इजकल टू A1 तो बेटा हम लोग इसका एग्जांपल देख रहे हैं, A1 + B1 C1 D1, A2 + B2 C2 D2, A3 + B3 C3 D3। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम इसका 2 टर्म के सम में लिखा हुआ है, तो यहाँ से 2 डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, और बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस पे आ सकता है।
B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, इसको समझना सही से। सोचो अगर ऐसा रहता कि ये भी 2 टर्म के सम में रहता और ये भी 2 टर्म के सम में रहता, तो कितना डिटरमिनेंट बनता? 4 बन जाता। कैसे 4 बनता? क्योंकि बीच वाला चीज़ जो है वो 2 टर्म दोनों में मेंटेन रहता। ठीक है, और फिर इसको ब्रेक करेंगे, इसमें भी 2 बन जाएगा, इसमें भी 2 बन जाएगा, 4 पार्ट बन जाएगा। समझ रहे हो? अगर ऐसा रहता कि इसमें 2 टर्म और इसमें 3 टर्म का सम रहता, समझा, तो बीच का 3 टर्म मेंटेन रहता और अब ये क्या होता कि 3 डिटरमिनेंट ये बनता और 3 ये बनता, 3 और 3 6 बनता। यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टर्म इसमें 3 टर्म इसमें, तो कितना डिटरमिनेंट बनेगा? 6। अगर ऐसा रहता कि 2 टर्म इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें भी, तब कितना होता बताओ? ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा? 8। 8 डिटरमिनेंट्स बनता। कैसे बनता? तो मान लो इसको ब्रेक करते, बाकी इसमें 2 टर्म मेंटेन रहता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम? बीच वाला को ब्रेक करते हैं, तो 4 डिटरमिनेंट बनता और लास्ट वाला चारों में 2 टर्म मेंटेन रहता। फिर उसको ब्रेक करते तो 8 डिटरमिनेंट बन जाता। समझ रहे हो? कुछ लोग कंफ्यूज रहता है यहाँ पे, सबको ऐड कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे हम किसी भी डिटरमिनेंट को इन्फिनाइट डिटरमिनेंट के सम में लिख सकते हैं, वो प्रोसेस बताएंगे आगे, आप लोग उसको समझना सही से। ठीक है, देखो एक हम और एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो बेटा, अगर ऐसा रहता है A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3, ठीक है, C1 प्लस D1 प्लस E1 C2 प्लस D2 प्लस E2 C3 प्लस D3 प्लस E3 और ये F1 F2 F3। तो इसमें कितना डिटरमिनेंट बनेगा? इसमें बनेगा 6। ये पहले ब्रेक होगा, फिर ये ब्रेक होगा। देखो कैसे, अब 6 ठो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हम लिखते हैं, समझना सही से। A1 A2 A3 और के साथ C1 प्लस D1 प्लस E1 C2 प्लस D2 प्लस E2 C3 प्लस D3 प्लस E3 और ये F1 F2 F3 मेंटेन है। फिर प्लस इसके साथ अलग होगा B1 B2 B3 और ये C1 प्लस D1 प्लस E1 C2 प्लस D2 प्लस E2 C3 प्लस D3 प्लस E3 F1 F2 F3। तो अभी 2 डिटरमिनेंट दिख रहा है। अब ये बनेगा 3 डिटरमिनेंट, ये भी बनेगा 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 कैसे पूरा? 2 टर्म इसमें, 3 है इसमें, 3 गुना 2 6। इसलिए जब इस तरह से अगर इसमें मान लो 4 टर्म रहता तो ऐसे करते, 2 गुना 3 गुना 4 कितना होता? 6 गुना 4 24 डिटरमिनेंट बनता। समझ रहे हो? तो इस तरह से ब्रेक होता है। और हम इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं। देखो A1 A2 A3 C1 C2 C3 और ये वाला F1 F2 F3, समझ गए? प्लस फिर ये तो ठीक है, A1 A2 A3 ये बीच वाला होगा, फिर D1 D2 D3 F1 F2 F3, ठीक है। फिर प्लस A1 A2 A3 E1 E2 E3 F1 F2 F3, ठीक है। फिर इसमें 3 डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है, प्लस B1 B2 B3 C1 C2 C3 F1 F2 F3 प्लस B1 B2
B3, D1, D2, D3, F1, F2, F3, फिर क्या होगा B1, B2, B3, D1, E1, E2, E3, F1, F2, F3, समझ में आ गया। तो जितना भी डिटर्मिनेंट रहेगा उतना में ये कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जैसे मान लो A1 माइनस B1 C1, A2 माइनस B2 और C2, यहाँ 2 ऑर्डर का ही लिए है, 2 डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ A1 A2 C1 C2, ठीक है, और यहाँ माइनस आ जाएगा B1 B2 C1 C2। माइनस खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। मान लो अगर हम यहाँ प्लस ही लिखते तो यहाँ माइनस लगा देते, माइनस B1 माइनस B2, एक ही बात होता है, समझ रहे हो। या यहाँ माइनस लिखे हैं तब यहाँ प्लस लगा देंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आगे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रहे हैं इस पर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टी जो हम लोग 5th करे हैं। जैसे कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी ले लो, 2 3 5 1 7 0 6 8 और -2, कुछ भी ले लो, सोच के नहीं ले रहे, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है, इसका वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब लोग समझना सही से। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इसको 2 डिटर्मिनेंट के सम में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, या तो फर्स्ट रो पे या सेकंड पे या थर्ड पे, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम पे एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं वो अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो, हम लिखते हैं 2 3 5 1 7 0 6 8 -2, ठीक है बेटा। हम मान लो फर्स्ट रो पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, 2 डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखने का रहा है, ठीक है, 2 डिटर्मिनेंट के सम में लिखने का रहा है। फर्स्ट रो को आप पहला डिटर्मिनेंट कुछ भी लिख दो, जो मन जो लिखो, ठीक है, मतलब हम सोच के नहीं लिख रहे हैं। 7 1 और 4 कुछ भी लिख दिए। अब सेकेंड और थर्ड को सेम रखना दोनों डिटर्मिनेंट, ठीक है, 6 8 -2, समझे। अब क्या करना है, दूसरा डिटर्मिनेंट जब लिखने लगेंगे तो हम लोग को बैलेंस करना होगा, ठीक है। बैलेंस क्या करना होगा कि अब ऐसा चीज़ लिखना है जिसका सम करने के बाद ये पूरे। अब 7 में क्या चीज़ तुम यहाँ पे लिखोगे तो 2 पूरेगा, तो -5, क्योंकि 7 - 5 क्या होता है 2। अब यहाँ 1 है तो यहाँ क्या चाहिए आपको 2, तब ना 1 + 2 3 बनेगा, नहीं, यानी फाइनली सम होने के बाद फर्स्ट रो ये बन जाना चाहिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो क्या चाहिए यहाँ पे 1, 4 + 1 5 बन जाएगा। सेकेंड और थर्ड रो को सेम रखना है, 1 7 0 6 8 -2, समझ में आ गया। देखो अब उल्टा सोचो, उल्टा सोचना आसान है, ऐसे सोचना बहुत मुश्किल था, ठीक है। हम ऐसे सोचना बता रहे थे, हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उल्टा सोचने के लिए पढ़े थे। कैसे, अब अगर इसको हम ऐड करें तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो दोनों का सेम है, तो फर्स्ट रो दोनों ऐड हो गया आपस में। जो प्रॉपर्टी हमारा था भी था ना, A1 + B1 A2 + B2, तो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया था, वहाँ कॉलम के अकॉर्डिंग किए थे, रो में भी ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट रो दोनों का ऐड हो गया, 7 - 5, 7 + -5 क्या देगा 2, 1 + 2 क्या देगा 3, 4 + 1 क्या देगा 5। देखो ये आ गया, और सेकेंड और थर्ड रो तो सेम है। इसको हम चाहें तो सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। राइट सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारा टॉपिक को, जो भी लेक्चर हम आप लोगों को बताएं डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से समझना, फिर किसी तरह कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। एकदम अनमेस्ड कॉन्सेप्ट है,
आप लोग कहीं भी इतना डिटेल में जो है सो खास करके वीडियो लेक्चर ये सब ऑनलाइन में नहीं मिलता है। लोग वीडियो अच्छा से बनाने के चक्कर में, इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में बहुत सारा कंटेंट जो इम्पोर्टेंट होता है वो छोड़ देता है, उससे बच्चे का नुकसान होता है। पढ़ने में तो अच्छा लगता है समझने में, वीडियो देखने में, ठीक है, लेकिन उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता सही से, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास होने के बावजूद भी हम लोग काफ़ी डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करें ताकि बच्चे से क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो। हम लोग पिछले क्लास में बताए भी थे पिछले लेक्चर में कि तरीका ये नहीं होना चाहिए कि टीचर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तरीका ये होना चाहिए कि प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करे टीचर, और इस तरह से डिस्कस करें कि क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा खुद से वही आपको लॉन्ग लाइफ हमेशा सॉल्व होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप टीचर से पूछोगे तो वो क्वेश्चन आपको कई बार रिवाइज करना पड़ता है बीच बीच में, ठीक है। कम से कम 2 या 3 बार तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा एग्जाम तक में। सोचो अगर कोई टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो ऐसे पढ़ाते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर देते हैं। कॉन्सेप्ट बताना उसके लिए सेकेंडरी है, मेन प्राइमरी क्या है कि बच्चे को कोई क्वेश्चन ना बचे, ठीक है। NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा जो भी 12th का क्वेश्चन है सारा सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व कर दिया क्वेश्चन तो बेटा जो क्वेश्चन आपको टीचर सॉल्व कर दिए तो वो क्वेश्चन तो आप भूलोगे फिर ऑब्वियसली। आप लोग अब नहीं यकीन हो तो पिछले अपना हिस्ट्री देख लो, पीछे का 10th का 11th का, जो भी आप पहले के क्लास में पढ़े हो, और याद करो जो आप कोचिंग में जो टीचर से आप क्वेश्चन पूछे थे या जो क्वेश्चन आपको नहीं बना था खुद से और टीचर के हेल्प से आप बनाए थे वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के टाइम में भी अपने से नहीं बनता है, उसके लिए आपको नोट्स का हेल्प लेना पड़ता है, नोट खोलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन एक बार खुद से बन जाता है तो वो हमेशा होल लाइफ कभी भी आप खोलोगे क्वेश्चन खुद से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का मोटिव ये होता है कि स्टूडेंट से 90% क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाए, ठीक है। सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 10% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको रिवीजन के लिए वही 20% क्वेश्चन रहेगा, और 20% क्वेश्चन को आप रिवाइज एग्जाम के टाइम में आराम से कर सकते हो, ठीक है। और जो 70-80% क्वेश्चन या 90% क्वेश्चन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उसको जो खुद से बन जाता है वो क्वेश्चन को कभी भी रिवाइज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा हम लोग अपने लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में, ऑफलाइन लेक्चर में भी ऑनलाइन भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व हो। हालांकि मैथमेटिक्स हम पहले भी बताए थे कि ऑनलाइन पढ़ने का चीज़ नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर का सामने होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बच्चे का नोट्स चेक करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, किस मेथड से अप्रोच लिया है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर तो बस हम लेक्चर दे दिया, आप कैसे कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सब एक इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है, यहाँ थ्योरी से ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री सब में क्या है, केमिस्ट्री में आपका थ्योरी ज़्यादा रहता है, तो केमिस्ट्री आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो कुछ हद तक काम चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन मैथ्स में हर स्टेप पे आपका जो कॉन्सेप्ट रहता है, कैलकुलेशन रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोगों को ऐड किए हुए हैं, वहाँ डिस्कस आप लोग कर ही रहे हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगेगा तो आप कमेंट में भी यूट्यूब का जो भी लेक्चर होगा ना तो उससे नीचे कमेंट कर देना, जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगा तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे, या उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके हम फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस है। इसी डिटरमिनेंट को हम सम ऑफ 3 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और किसी भी रो को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, 6 मेथड से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलते हैं। डेल इक्वल टू दिया है 2 3 5 1 7 0 6 8 -2, ठीक है। मान लो हम इस बार भी फर्स्ट रो पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा सेकेंड रो पे भी कर सकते हैं, थर्ड पे भी कर सकते हैं। तो अब देखो बेटा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। फर्स्ट रो में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। पहला डिटरमिनेंट में मान लो हम लिखते हैं 1, इधर नहीं देख रहे हैं हम, 1 0 -2 लिख दिए, ठीक है। बट सेकेंड और थर्ड रो को एकदम एग्जैक्टली सेम रखना पड़ेगा, 1 7 0 6 8 -2। फिर सेकेंड डिटरमिनेंट में भी फर्स्ट रो कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी लिखो जो मन, ठीक है। तो देखो बेटा 5 2 3, ठीक है। और यहाँ पे सेम रखना है 1 7 0, ये हम सोच के नहीं लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन जो लिख सकते हैं, ठीक है। 6 8 -2।
लेकिन अब लास्ट वाला डिटरमिनेंट लिखते टाइम ध्यान देना होगा हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि सबका बैलेंस ऐड करके इतना पूरना चाहिए, क्योंकि 3 ही डिटरमिनेंट लिखना है ना हम लोगों को। अब देखो 5 + 1 कितना होता है 6, चाहिए कितना 2, यहाँ कितना करना पड़ेगा -4, तब बैलेंस होगा नहीं। अब देखो यहाँ 0 + 2 कितना होता है 2, चाहिए कितना 3, यहाँ 1 करना होगा। -2 + 3 कितना होता है 1, चाहिए कितना 5, +4 करना पड़ेगा। ये दोनों तो सेम ही रहता है 1 7 0 6 8 2। यहाँ देखो 3 डिटरमिनेंट बन के, यानी पहला रो को आप ऐड करो, देखो ये मेन डिटरमिनेंट बन जाएगा नहीं। 1 + 5 -4 कितना आ गया 2, 0 + 2 + 1 कितना 3, -2 + 3 + 4 कितना आ गया 5। समझ रहे हो? तो हम इन्फिनाइट डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं। अगर मान लो 4 डिटरमिनेंट का था तो हम क्या करते, जो तीसरा डिटरमिनेंट था इसमें कुछ हम फेरबदल कर देते, कुछ भी मतलब 1 -2 कुछ भी लिख देते। अब चौथा डिटरमिनेंट लिखते टाइम क्या करते, बैलेंस करते सबको। समझ रहे हो? तो जितना मन उतना डिटरमिनेंट में आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट को। तो ये इंपॉर्टेंट बात था, इसको आप लोग समझना सही से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, 6 नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। बोर्ड एग्जाम में खास करके यही 6 प्रॉपर्टी आता है। ऐसे हम और भी प्रॉपर्टी बताएंगे काफ़ी डिटेल में, ठीक है, आगे। लेकिन पहले 6 प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 6 प्रॉपर्टी क्या कर रहा है। इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर और एक्सप्रेशन by any row or column and added to or subtracted from other row or column, other row or column, then value of the determinant remains unchanged. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है ना, समझना सही से क्या कर रहा है। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर और एक्सप्रेशन, किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन भी हम लिखते हैं क्योंकि नंबर ही हमेशा मल्टीप्लाई नहीं करना, तो कभी k मल्टीप्लाई करना है या 2x मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको दूसरे रो के साथ ऐड कर दिए या सब्ट्रैक्ट कर दिए, उससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यही कह रहा है। मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम, हाँ, एंड इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर रो और कॉलम, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझो सही से। इसका एग्जांपल हम लोग करते हैं। अभी प्रॉपर्टी देखे थे 6 नंबर, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझते हैं हम लोग। हम लोग का प्रॉपर्टी क्या था, अगर किसी एक रो या कॉलम में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें और उसको दूसरे नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डिटरमिनेंट के वैल्यू में, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि जिस रो या कॉलम में हम मल्टीप्लाई किए हैं, यानी जिस रो को ऑपरेट कर रहे हैं हम, अगर उसमें मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तो डिटरमिनेंट को बैलेंस करने के लिए बाहर उतना डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इस बात को समझाते हैं, इम्पोर्टेंट है। If we multiply any number, है ना, if we multiply any number by any row or column which is operated, then B divide
डिटर्मिनेंट बाय दैट नंबर, ठीक है। मतलब जिस रो को ऑपरेट किया जाता है, अगर उस रो में हम मल्टीप्लाई किए किसी नंबर से, तो डिटर्मिनेंट को उतना ही से बाहर डिवाइड करना होगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। खैर चलो पहले हम मेन प्रॉपर्टी को समझाते हैं, बाद में नोट वाला को भी समझाएंगे, ठीक है। आप लोग समझना ठीक से। डेल इजकल टू है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। A3 B3 C3, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये है, R1 टेंस टू R1 प्लस लेमडा R2 माइनस के R3, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा सेकेंड रो के साथ भी कर सकते हैं, यानी 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 2 रो को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तीनों रो को एक साथ नहीं कर सकते हम, ठीक है। जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा उससे एक कम ऑपरेशन करना होता है, ठीक है। या एक भी कर सकते हैं या दो भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के नीड पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम एक ही रो को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा क्या होगा डेल का वैल्यू आर क्या होगा A1 प्लस लेमडा A2 माइनस के A3, ठीक है। B1 प्लस लेमडा B2 माइनस के B3, ठीक है। फिर क्या होगा C1 प्लस लेमडा C2 माइनस के C3। सेकेंड और थर्ड रो सेम रहेगा, यानी A2 B2 C2, फिर A3 B3 और C3, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये लगता होगा कि यार इतना सारा एक्सपेरिमेंट कर दिए और वैल्यू कैसे सेम रहेगा, आश्चर्य लगता होगा खुद में कि कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी में साथ ऐड कर दो, किसी के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। तो कैसे क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है, इसका रीज़न हम समझा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो या हम हिंट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो ये वाला जो है ना डेल, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट रो जो है 3 टर्म के सम में लिखा हुआ है, ठीक है, 3 नंबर के सम में लिखा हुआ है। तो डिटर्मिनेंट भी 3 डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे बेटा A1 A2 A3, ठीक है। फिर B1 B2 B3, फिर क्या होगा C1 C2 C3, ठीक है। फिर क्या होगा लेमडा A2 A2 A3, लेमडा B2 B2 B3, फिर लेमडा C2 C2 C3, फिर माइनस, अब इसके साथ लिखो, ठीक है। माइनस था इसलिए माइनस कर दिए, या प्लस करेंगे तो माइनस को अंदर ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा K3 A2 A3, K B3 B2 B3, ठीक है। फिर K C3 C2 C3, समझ में आ गया। अब देखो इसका वैल्यू अगर हम लिखेंगे, डेल 1 नहीं लिखो, डेल ही लिखो, चूँकि डेल ही था ना ये भी। तो देखो ये तो हमारा ठीक है, A1 प्लस A1 B1 C1 अरेंज कर दे, बीच में कोमा या प्लस ये सब नहीं लिखना होता, ठीक है। A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है बेटा। अब ये बताओ ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, तुम लोग गैस करो। 0 क्यों होगा 0, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकेंड रो आइडेंटिकल है, यानी सेकेंड रो में अगर लेमडा गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, फर्स्ट रो के इक्वल हो जाएगा। और पीछे का प्रॉपर्टी था कि अगर 2 रो आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू क्या होता है डिटर्मिनेंट का 0, तो प्रॉपर्टी से डायरेक्ट 0 हो गया। माइनस ये वाला देखो थर्ड वाला, यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, आप थर्ड रो में के मल्टीप्लाई करो तो ये फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये भी 0। फाइनली बच क्या जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3, समझ में आ गया। तो जो डिटर्मिनेंट हम लेके चल रहे थे वही एक्सप्लेन करने के बाद फिर से आ गया ना। तो हमारा ये कहना था बेटा कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, किसी दूसरे रो के साथ उसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन नोट का चीज़ अब समझा रहे हैं, अगर जिस रो को हम ऑपरेट किए हैं उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है? जो क्वेश्चन का नीड है वैसा करेंगे ना। प्रॉपर्टी हम थोड़ी ना सॉल्व के लिए पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का जो डिमांड होगा वैसा यूज करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन बनाते हो तो आगे बताएंगे ही हम, ठीक है। तो अगर जिस रो को ऑपरेट किए हैं उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा तो हम लोग बैलेंस करने के लिए डिटर्मिनेंट में बाहर से उतना डिवाइड करेंगे तब होगा। क्यों? देखो सपोज करोगे यहीं पर R1 के साथ मान लो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता। हम एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 रहता कि नहीं रहता बताओ। तो जो हम एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर ये सब चीज़ मेंटेन रहता, 2 2 2 ये मेंटेन रहता ना मेंटेन। ये दोनों तो अभी भी 0 होता, लेकिन यहाँ 2 मेंटेन रहता। तो अगर 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे 2 आ जाता, तो डिटर्मिनेंट फिर इक्वल नहीं ना हो पाता हमारा। तो यानी अब अगर ऐसा किए हैं तो बैलेंस करने के लिए अगर हम 2 से डिवाइड कर देते तो ये बैलेंस हो जाता। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम प्रॉपर्टी में लिखे थे जिस रो को ऑपरेट करेंगे अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए थे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम शुरू में यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते तो हमारा ये टेंशन नहीं होता, बैलेंस हो जाता फिर से, ठीक है। समझ रहे हो? यानी जिस रो यहाँ किसको ऑपरेट किए हैं? R1 को, और R1 में ही 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसीलिए बाहर 2 से डिवाइड किए। इधर क्या मल्टीप्लाई किए? कोई इशू नहीं है। ऑपरेट किसका किया गया है? R1 का, फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो में कुछ मल्टीप्लाई अगर करना पड़ा है तो उतना से बाहर डिवाइड कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अभी तो हम कुछ किए नहीं है, इसलिए अभी हम इसको मिटा देते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। यहाँ से 2 हटा देते हैं, यहाँ से भी 2 हटा देते हैं, यहाँ से भी 2 हटा देते हैं। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसका ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल करवा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, समझना सही से, ठीक है। डेल इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, है ना। और हम इस बार सेकेंड रो को ही ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि फर्स्ट को ही करें। हम क्या कर रहे हैं? सेकेंड रो टेंस टू KR2 माइनस लैम्डा R3, 2 ही रो को ऑपरेट किए, ठीक है। तीसरा को यूज नहीं किया है, ठीक है। हम चाहते हैं तो तीसरा को भी यूज कर सकते हैं, प्लस R1 कर सकते हैं, करना है तो करो, प्लस R1, ठीक है। 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि तीनों साथ में ऑपरेट हो, ठीक है। चलो नहीं ही करते क्योंकि पिछला में किए थे तो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि R2 को ऑपरेट किए हैं और R2 में K से मल्टीप्लाई किए हैं, तो बाहर बैलेंस करना पड़ेगा डिवाइड करके, ठीक है। 1/K करना होगा सबसे पहले। और ये फर्स्ट रो में कुछ भी नहीं किए तो सेम लिखो B1 C1, और अब ये क्या हो गया? KR2 यानी KA2, हाँ, माइनस लैम्डा R3, तो माइनस क्या हो गया? तो ऐसा स्पेस ले लेते हैं, B1 C1, KR2 माइनस लैम्डा KA2 माइनस लैम्डा A3, ठीक है बेटा। फिर ये क्या होगा? KB2 माइनस लैम्डा B3, ठीक है। और ये क्या होगा? KC2 माइनस लैम्डा C3। फिर थर्ड रो में कुछ भी नहीं किया, सेम रखना है, A3 B3 C3। समझ में आ गया? देखो अगर इसको तुम एक्सप्लेन करोगे तो फिर से वापस यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। देखो हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, कन्फ्यूजन दूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है और इसका ही सबसे अधिक यूज़ होता है प्रॉपर्टी का, है ना, क्वेश्चन के अंदर, इसलिए समझ लेना है। एक और बार हम समझा देते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो देखो बेटा 1/K है ना, इंटू इसको एक्सप्लेन करते हैं तो क्या देगा? A1 B1 C1, इसके साथ ये वाला KA2 KB2 और KC2, ठीक है, और A3 B3 C3। समझ में आ गया? 1/K तो बाहर से ही था, हम ऐसा करते हैं एक ब्रैकेट देते हैं यहाँ से, ठीक है, और माइनस A1 B1 C1 लैम्डा A3 लैम्डा B3 लैम्डा C3, फिर से A3 B3 C3। समझ में आ गया? ब्रैकेट बंद। देखो बेटा 1/K तो ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट के बारे में सोचो, सेकेंड रो में सेम चीज़ है K, तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग बाहर,
तो बस क्या जाएगा बताओ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, समझ में आ गया। और ये तो जीरो ही हो जाएगा ना बेटा, इसको अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं, माइनस क्या हो गया 0। अब अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो के और के कैंसिल हो जाएगा, बस क्या जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। जो मेन डिटरमिनेंट था वही आ गया फिर से। तो एक बार हम इस प्रॉपर्टी को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझना। जिस रो को मतलब हम क्या कर, प्रॉपर्टी पहले बता दे रहे हैं, किसी भी रो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको किसी दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रो को या किसी भी कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं, हम लोग कॉलम के लिए भी रूल लगा सकते हैं, समझ रहे हो। ऐसे डिटरमिनेंट में जो भी रूल रो के लिए लिख रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल रो के लिए आता है वो ऑब्वियसली कॉलम के लिए भी रहता है, समझ रहे हो। ये बात को आप लोग समझ लेना। अब देखो जो नोट वाला था हम लोग का केस वो इम्पोर्टेंट था। जिस रो को हम ऑपरेट किए थे अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, ऑपरेट करना मतलब क्या, यहाँ पे देखो किसका ऑपरेट हुआ, सेकेंड रो का ऑपरेट हुआ, नहीं यहाँ टेंस टू जो लिखा रहा था, टेंस टू इस साइड ये इंडिकेट करता है कि इस रो का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। तो जिस रो को ऑपरेट करते हैं उसमें अगर मल्टीप्लाई करना पड़ता है कोई नंबर से, जैसे केस मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो डिटरमिनेंट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वैल्यू को तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं, प्रॉपर्टी लगाना मतलब वैल्यू मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, सिर्फ अलग अलग फॉर्म में लिखना है इसको। तो बैलेंस करने के लिए बाहर के से डिवाइड कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे डिवाइड कर दी थी, तो ये बैलेंस कैसे हुआ उसको एक्सप्लेन कर दिए नीचे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब हम कुछ इस पे एग्जाम्पल करवाते हैं, उसको आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 4 5 1 डिटरमिनेंट है इज इक्वल टू 2x 4 6x, है ना, x निकालना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो क्या होता है, कैलकुलेट करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या देगा 2 - 20 इज इक्वल टू 2x² - 24। तो 2x² का वैल्यू क्या दिया ये हो गया -18 और +24 6 -18 + 24 6, x² का वैल्यू क्या हो गया 3, तो x का वैल्यू क्या हो गया ±√3, ठीक है। इसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करना। एनसीईआरटी में 4.1 तो बहुत इजी है, उसी का शायद ये क्वेश्चन है एक, उसका 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4.2 से एक क्वेश्चन श्योर आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी आता है अक्सर। अभी जेई में भी रिसेंटली एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, हम बताते हैं अभी थोड़ा देर में, ठीक है। तो हम लोग आगे कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज से, ठीक है। देखो बेटा ये 4.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, यहाँ पे मेंशन कर दिया विदाउट एक्सपेंड, मतलब डिटरमिनेंट को आपको ब्रैकेट नहीं, मतलब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करके आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है, प्रूव दैट मतलब प्रूफ करना है हमें, ठीक है। चल जाएगा पता, प्रूव दैट, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है x y z, ठीक है, A B C, और इसको आप दो डिटरमिनेंट पे ब्रेक कर सकते हो, फिर से x y z, ठीक है, फिर प्लस ये वाला क्या होगा x y z A B C, और ये सेकेंड टर्म रहेगा A B C। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है तो फिर से 0, तो क्या आ गया 0 हो गया RHS। ये तो इजी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन इस लिस्ट में है कुछ, ठीक है, हम करवाते हैं अभी आप लोग। एक क्वेश्चन है हम लोग का, प्रूव दैट A - B B - C C - A B - C C - A A - B C - A A - B
बी माइनस सी, ठीक है। इसका वैल्यू 0 कैसे होगा, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था कि हम लोग को एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है बेटा। तो हम लोग देखते हैं LHS जो है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब आप क्या करो, तीनों रो को ऐड कर दो या तीनों कॉलम को ऐड कर दो, कुछ भी करो। चलो रो में ही करते हैं। R1 टेंस टू, ये कौन प्रॉपर्टी था हम लोगों का, बताओ, 6th प्रॉपर्टी, R1 प्लस R2 प्लस R3, मल्टीप्लाई नहीं किए, 1 1 1 सब ऐड कर दे सबको, ठीक है। तीनों को जब ऐड करोगे क्या हो जाएगा बताओ, देखो यहाँ से बी कैंसिल, ए कैंसिल, सी कैंसिल, सब 0 आ जाएगा। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट ही 0 आ गया, तो वैल्यू क्या होगा 0। दिस इज RHS। ठीक है, हम लोग एक और देखो, एक और क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट दिस। अब देखो ये तो नंबर वाला है, लेकिन क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या है, विदाउट मतलब एक्सपेंशन, मतलब डिटरमिनेंट को हम लोगों को एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन, ठीक है। तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड नहीं कर करके हम लोगों को देखना है कि कैसे 0 हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो ठीक से, LHS 2 7 65 3 8 75 5 9 86। तो कैसे हम बिना डिटरमिनेंट को ब्रेक करें हम इसको 0 दिखा सकते हैं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए कर रहा है। तो समझना बेटा, इसमें अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये 65 है, ये 2 है, 7 है। अगर हम सेकेंड कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना देगा 63, ये कितना देगा 72, ये कितना देगा 81। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दें, 63 प्लस 2 65, 72 प्लस 3 75, 81 प्लस 5 86 आ जाएगा। तो हम ऐसा ही करने वाले हैं, ठीक है। C1 टेंस टू C1 प्लस 9C2। देखो जिस रो को ऑपरेट कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो हम लोग को डिवाइड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ बताओ, 6th प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज होता है उसका, ठीक है, समझना सही। तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हो गया कितना C1 2 प्लस 9C2, लिख देते हैं। 2 प्लस कितना हो गया 63, 3 प्लस 72, 5 प्लस 81, 7 8 9 65 75 और 86। कैलकुलेट करोगे तो क्या देगा 65 75 86, 7 8 9 65 75 और 86। अब यहाँ देखो C1 और C3 इक्वल हो गया नहीं, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा 0। दिस इज RHS बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3 है यहाँ पर, इसलिए 0 हो गया, ठीक है। आइडेंटिकल होने से क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। और क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का, अब लोग समझना सही से, ठीक है। कह रहा है B प्लस सी Q प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A P X B Q Y C R Z। मतलब बिना एक्सपेंड करे ही हम लोगों को दिखाना है, इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझना सही से। LHS इज इक्वल टू B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q। अब यहाँ सोचो कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ ला सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसमें तीनों रो को ऐड करके यहाँ पर लिख दें तो रिजल्ट क्या देगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, यहाँ पर क्या देगा 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R, यहाँ पर क्या देगा 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y प्लस Z। और तब अगर हम इसको सबको घटाते जाएं इसमें से तो हम लोग कुछ इस तरह का पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। और याद भी रखना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो हम करने वाले हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
फर्स्ट रो की जगह पे हम तीनों रो को ऐड करके लिख दिए, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, जो चीज़ करना है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू प्लस r, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। समझ गए, ये 2 है वो जेड था, ठीक है। और ये सेम है, c प्लस a r प्लस p जेड प्लस एक्स, a प्लस b p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, नीड भी है, देखो 2 कॉमन RHS में हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या देगा, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस r, x प्लस वाई प्लस जेड, c प्लस a r प्लस p जेड प्लस एक्स, a प्लस b p प्लस क्यू और x प्लस वाई। अब आप एक काम करो, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देते हैं, ठीक है। R1 में से R2 R3 दोनों माइनस कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, 2 तो रहेगा ही बाहर। यहाँ पे क्या दिखेगा बताओ, यहाँ पर आपका B और C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। A माइनस में आ जाएगा, मतलब माइनस A बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, माइनस P बच जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बच जाएगा, माइनस X बच जाएगा। इधर तो है ही c प्लस a r प्लस p जेड प्लस एक्स, a प्लस b p प्लस q और x प्लस वाई। अब देखो बेटा, अब अगर हम इसमें r1 प्लस r2 कर दें, किसके जगह पे, r2 की जगह पे, और r3 की जगह पे भी r1 प्लस r3 कर दें, तो हम लोगों का बहुत सारा चीज़ सिंपल हो जाएगा, ठीक है। एक साथ 2 ऑपरेशन कर रहे हैं हम, r1 टेंस टू R1 टेंस टू नहीं, R2 टेंस टू R2 प्लस R1 एंड R3 टेंस टू R3 प्लस क्या चीज़, R1। तो ये स्टेप हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं रिजल्ट होगा हमारा, हम लोग का जो स्टेप है यहाँ तक आ गया है। क्या किए हैं, R2 उधर स्टेप किए हैं, क्या किए थे और यहाँ रिपीट कर दे रहे हैं। R2 टेंस टू R2 प्लस R1 एंड R3 टेंस टू R3 प्लस R1 किए हैं, ठीक है। तो यूज करो, रिजल्ट क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ यहाँ बच जाएगा, ये तो सेम रहेगा ना, माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स, और ये क्या होगा, सी आर जेड, और ये होगा बी क्यू, ठीक है, और वाई। समझे बेटा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। हम लोग का जो राइट साइड लाना था ए पी एक्स, वो तो ठीक है, बी क्यू वाई था यहाँ पर, तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले, -2 इंटू ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई, ठीक है बेटा। अब RHS को लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 है, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, R2 इंटरचेंज R3, इंटरचेंज के साइन है, ये सेकंड प्रॉपर्टी था हमारा, नहीं, किसी भी 2 रो को इंटरचेंज करते हैं साइन अल्टर होता है, ठीक है। एक और साइन बाहर देगा और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा तब, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए पी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, बी क्यू वाई, और ये क्या बन जाएगा, सी आर जेड, और देखो यही RHS लाना था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग सही से एक बार खुद से प्रैक्टिस करना बनाने के लिए, ठीक है, खुद से बनाना है। इसके बाद हम बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन होता है ना, अभी आप लोगों को एक बार खुद से ट्राई अब कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे NCERT या बेसिक लेवल का जो बुक होगा ना, उससे क्वेश्चन ट्राई करना। 12th में जितना प्रॉपर्टी यूज होने वाला है वो सब ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन बनाने का पैटर्न समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। लेकिन एक बार आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे तो अच्छा रहेगा, उससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन में दिक्कत होती है, ठीक है। तो NCERT का 4.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है,
ट्वेल्थ बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्वेल्थ बोर्ड के लिए तो बहुत ही एक क्वेश्चन श्योर आता है वहाँ से, ठीक है। तो आप लोग डिटरमिनेंट चैप्टर का जो है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 तक आप लोग बना सकते हो, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लिए। तो खास करके 4.2 को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। ऐसे हम अगले क्लास में 4.2 कैसे बनाया जाएगा, कुछ अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन प्रूविंग वाला, वो हम एक्सप्लेन करेंगे और प्रॉपर्टी समझाएंगे कैसे यूज करना होता है, क्यों यूज करना होता है। अभी तक के वीडियो को आप लोग सही से रिवाइज करके नोट करना है। इसके बाद के वीडियो अगर हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद 100% फिर क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आराम से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।